नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो चलिए पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह इस प्रैक्टिस सेट को भी हम देखते हैं। तो बढ़ते हम अपनी क्वेश्चन बैंक या प्रैक्टिस सेट की ओर। ये कुछ चीज़ें हैं, आप उपदेष्टा.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से तो आप हमसे जुड़े ही हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड पेरीफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोटेड द, यानी इसका कहने का मतलब है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है। ठीक है, तो हमने डेवलपमेंट डायरेक्शन वाली क्लास में यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट वाली क्लास में भी देखा था कि डेवलपमेंट दो टाइप से होता है, यानी कि डायरेक्शन उसकी दो टाइप से होती है। ठीक है, एक हमने पढ़ा था सेपेलोकॉर्डल और दूसरा हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो इसकी बात मैं कर रहा था। सेपेलोकॉर्डल में मैंने आपको बताया था कि सर से पांव, ठीक है, सेपेलोकॉर्डल सी है ना, तो आप मेरे साथ दोहराइए, सेपेलोकॉर्डल सर से पांव, सेपेलोकॉर्डल सर से पांव। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला हमारा सर वाला पार्ट डेवलप होता है, उसके बाद हमारा बीच वाला पार्ट और फिर इस तरह से हमारे पांव के अंगूठे तक विकास होता है। एक डायरेक्शन ये वाली होती है, दूसरी डायरेक्शन होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि पहले सेंटर वाला पार्ट डेवलप होता है, बाद में फिर ये हाथ का ये वाला हिस्सा डेवलप होगा, फिर ये होगा और सबसे लास्ट में अंगुलियों पे हमारा डेवलपमेंट होगा और उस पर हमारा कंट्रोल आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों, यानी कि इस वाले की वो बात कर रहा है कि केंद्रीय भाग से परिधि बाहर की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, यानी कि मध्य भाग विकास के सिद्धांतों को। इंग्लिश में थोड़ा आप इन टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखिए, याद रखिए, आसान पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये, आपने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा ही होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसको आप मॉक टेस्ट की तरह लीजिए। ठीक है, तो क्या करिए कि जैसे मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ ना यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आप पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन को खुद से पढ़िए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ तो आप चेक करिए कि आपके कितनी नंबर आ रही है और इसी तरह से दीजिए मॉक के फॉर्म में। मेरा मानना है कि एमसीक्यूज टीचर से ज़्यादा बच्चों के लिए इसमें इंगेजिंग रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि पेपर आपने देना है, हमारा थ्योरी में ज़्यादा रोल होता है, इसमें आपका ज़्यादा रोल है। तो आप इसको मॉक की तरह दीजिए, हर क्वेश्चन को पहले पॉज करिए, पढ़िए, खुद से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और जब पूरी वीडियोस आप देख लोगे तो उसके बाद आप ज़रूर बताना कि आप अपने नाम के साथ कि मेरी इतने नंबर आ रहे हैं और उसको ईमानदारी से लिखिएगा, एक रियल पेपर की तरह उसको लीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आप अपने ज़रूर नंबर दीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एवरेज आ रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन के जो हम लेवल है उसको टफ मॉडरेट ये सब चीज़ें करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी रिस्पॉन्स दीजिए कितने आपके नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से हम और बेहतर ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चंस ला पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। स्कूल बच्चों के सामाजिकीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ क्या होता है स्कूल में, जहाँ की प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अदर ऑप्शन भी इसके अगर पढ़ने हैं तो देख लेते हैं हम कि प्रमुख स्थान स्कूल के दिनचर्या। स्कूल समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है ना कि प्रथम स्थान तो बच्चों के लिए ही होता है। सिंपल से मैं अगर आपको बताऊं, स्कूल टीचर कैरिकुलम ये सब चीज़ें बच्चे के लिए, ना कि बच्चा स्कूल के लिए। ठीक है, स्कूल बच्चे के लिए होते हैं, ना कि बच्चा स्कूल के लिए होता है। सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। तो प्रथम स्थान किसको दिया जाएगा? बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, स्कूल चिल्ड्रन ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन, यही इसका राइट आंसर है। बाकी ये तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इफ यू ज्वाइन अ टीचर फर्टर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर इन योर ग्रुप। अगर आप किसी शिक्षक समूह से जुड़ रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं,
अन्य लोग, आप अपने समूह के अन्य लोगों की तरफ पोशाक धारण कर रहे हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका ऑप्शन नंबर 1 है ग्रुप आइडेंटिटी। कि बात यह हो रही है कि आप एक शिक्षक समूह से जुड़ते हैं और आप उनके तरह क्या कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, समूह की पहचान का, ग्रुप आइडेंटिटी का, ठीक है। या आप क्या कर रहे हैं, ऑबिडेंस दिखा रहे हैं, आज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, या ठीक है, या आप आज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, या इसका ये होगा कि कंप्लाइंसेस होगा कि समूह निर्देश अनुपालन का, या कन्फर्मिटी होगा समूह की अनुरूपता का। तो सब ज़्यादातर बच्चों को लग रहा होगा कि इसका आंसर होगा कि समूह की पहचान का, कि आप ग्रुप आइडेंटिटी को प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इसका राइट आंसर होगा समूह की अनुरूपता का, ठीक है। कन्फर्मिटी आप दिखा रहे हैं टीचर की, उनके जैसे आप कपड़े पहन रहे हैं जब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेंड ड्यूरिंग पियाजेस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किसी वस्तु के स्थायित्व की, जब वो ना, जब उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, क्या वो चीज़ों को ज़्यादा देर तक बच्चा याद रख पाएगा। तो कि स्थायित्व यानी कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डॉट डॉट चरण में प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है सेंसरी मोटर में ही हो जाता है, हिंदी में कहें तो संवेदी गामक अवस्था में। जीन पियाजे की थ्योरी क्लास हमने पढ़ा रखी है, आप लोग ढूंढ सकते हैं, जीन पियाजे बाय उपदेष्टा लिख के यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, या आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है, CTT CDP प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर भी आप जीन पियाजे की थ्योरी को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। ये भी बहुत अगेन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, विशेष शिक्षा कार्यक्रम के लिए, या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए, या ओपन स्कूल एजुकेशन, या ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम मतलब किसी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम मतलब कि इंडिविजुअलाइज, किसी बच्चे को अगर कोई कमी है उसको वो अलग से थोड़ा शिक्षा देना। तो ये दोनों तो आपको लग नहीं रहे होंगे, पर इन दोनों में आपको लग रहा होगा कि स्पेशल एजुकेशन किसके लिए होती है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, या जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं। तो आपको ये भी सही लग रहा होगा और ये भी सही लग रहा होगा, ठीक है। पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों होगा, क्योंकि हम एक ब्रॉडर वे में लेके चलेंगे। स्पेशल एजुकेशन ना इसका एक छोटा एरिया हो जाएगा, सिर्फ इन बच्चों के लिए, ये सारे बच्चों के लिए। तो मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को लेके हम इसमें चलेंगे। बिल्कुल भी आप लोगों ने कंफ्यूजन नहीं होना है, सहजता से क्वेश्चन पढ़ने हैं, आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिटवीन dot 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 month of age most children began to combine words into short sentences while speaking। ये भी हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी क्लास में, ठीक है। किस मतलब पूछ रहा है कि किस वर्ष में शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो इसका होगा, ठीक है, 6 का होगा ये वाला 18 to 24, ये मंथ है, ठीक है, महीने। उसके बाद हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट और IQ वाज डेवलप बाय। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, परीक्षा में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी थी, किसने दी थी, क्या गैल्टन ने दी थी, बीने ने दी थी। लोग ज़्यादातर बच्चों को बीने लग रहा होगा, क्या पता बीने हो भी, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसका राइट आंसर वैसे स्टर्न है, ठीक है। बीने भी आप लोगों को क्यों लग रहा होगा, और टर्मन भी लग रहा होगा कई बच्चों को, क्योंकि आप लोगों ने यही पढ़ा था इंटेलिजेंस टेस्ट वाला बीने, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखने की जरूरत है। तो चलिए मैं इसको आपको रिपीट करवाऊंगा। सर फ्रांसिस गॉल्टन, देखिए पहला ऑप्शन गॉल्टन था ना, तो सर फ्रांसिस गॉल्टन कौन थे, इंटेलिजेंस पे काम करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। इनको फादर ऑफ यूजिंग्स भी कहते हैं, और इनकी बुक थी हेरेडिटरी जीनियस। हेरेडिटरी जीनियस हिंदी में कहे तो अनुवांशिक प्रतिभा, ठीक है। उसके बाद 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट लाए थे अल्फ्रेड वी ने, इसलिए आपको लगा होगा कि बुद्धि लब्धि की अवधारणा इन्होंने दी थी। ये टेस्ट लेके आए थे, अवधारणा इन्होंने दी थी, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं अल्फ्रेड वीने को। ये वाली क्लास भी हमने इंटेलिजेंस वाली करी हुई है, तो देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके। 1908 मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड वी ने, वो उनके सहायक साइमन ने। इसको आप लोगों को नोट करना है, याद करना है, ठीक है। अब देखिए
1912 में कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया था विलियम स्टर्न ने। और यही यहाँ पे पूछा हुआ है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इसलिए इसका होगा आंसर नंबर 3। ठीक है। और फॉर्मूला ऑफ आईक्यू दिया था लुईस टर्मन ने, जो कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन था। तो सारे मिले जुले ऑप्शन है, सब ये इंटेलिजेंस है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, अलग अलग के अलग अलग है। ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, थोड़ा पॉज करके इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अभी लिख लीजिए और इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके काम आने वाला है। और अदर डिटेल ज़्यादा जानना है आपको तो आईक्यू वाली क्लास, इंटेलिजेंस वाली क्लास जाके आप देख सकते हैं सीडीपी की प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, सृजनात्मकता को डॉट डॉट की अवधारणा से संबंधित किया जा सकता है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये दोनों तो यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। अब देखिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग में से कौन सा होगा। तो जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो कन्वर्जेंट थिंकिंग करेगा या डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। तो सीधी सी बात है कि वो करेगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। वो डाइवर्जेंट मतलब बहुत बड़े तरीके से सोचेगा, अलग अलग तरीके से सोचेगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है इस तरह से, इनटू द बॉक्स, ये बॉक्स है अंदर की ओर, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अलग तरीके से सोचेगा। उसी को तो ही क्रिएटिविटी कहते हैं, उसी को तो सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डॉट डॉट नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो बताइए आप इसका कौन सा होगा। फोनोलॉजिकल, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है। 9 का होगा ध्वनि संबंधी। ठीक है, यहीं पे पहला वाला आ गया तो इनको अब पढ़ने की जरूरत हमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो संस्कृति प्रभावित कहते हैं इसको, कल्चरल टेंडेंसी कहते हैं, या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। बिल्कुल लिंग्विस्टिक डिटरमिनेंट ही इसको कहते हैं। ठीक है, तो बाकी ये पढ़ने की अब जरूरत हमें है नहीं। 10 का होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं, पढ़ के ही पता चल रहा है कि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेंट इसको कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द malfunction based on his experience with the symptoms he used। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। तो वो उपयोग करता है, क्या वो इनसाइट का उपयोग कर रहा है वहां पे, नहीं। इनसाइट आते ना कभी कभी आपको, जैसे आप कुछ चीजें सोच रहे थे पर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे थे, पर अचानक कभी आपको अंदर से आ गया, उसको कहते हैं इनसाइट। कि आप 4-5 दिन पहले कुछ चीज, जैसे कि फिनॉल के डिजाइन के बारे में कहा जाता है, अभी मुझे उन वैज्ञानिक का नाम याद नहीं, तो वो फिनाइल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे काफी दिन से। तो एक दिन वो ऐसे ही लेटे हुए थे और उनको अचानक से आ गया माइंड में कि उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए फिनॉल का। ठीक है, तो इसको कहते हैं इनसाइट। दूसरा है इसमें देखो एल्गोरिदम, क्या वो एल्गोरिदम लगा रहा है इसमें, कोई नहीं लगा रहा है। तीसरा है कि मेंटल सेट, नहीं ये भी नहीं है। ह्यूरिस्टिक आएगा इसमें, अनुमान लगा के, क्योंकि उसने ना अनुभवों, पूर्व अनुभवों, लक्षणों के आधार पे क्या उसने अपना अनुमान लगाया कि उस उपकरण में मैंने ऐसे सही किया था तो इसमें मैं कैसे करूंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान करती है। दिव्या ऑफ्टन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क व्हिच शी कैन हैंडल इजीली। वो दिव्या क्या करती है कि अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है अपने लिए। ठीक है, तो वो किस चीज का उपयोग कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रही है, आपका एक बड़ा काम था और आपने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके किया, तो क्या हुआ कि ये बड़ा गोल था, आपने इसको छोटे छोटे गोल में डिवाइड करके मैं इस दिन ये करूंगा फिर अगले दिन ये करूंगा। तो सीधा सा इसका है कि सब गोल एनालिसिस, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये बड़ा गोल को अचीव करने के लिए दिव्या क्या करे, छोटे छोटे टास्क में कर रही कि इस दिन मैं ये पढ़ूंगी, इस दिन ये पढ़ूंगी, इस दिन ये करूंगी, इस दिन ये करूंगी, छोटे छोटे गोल में डिवाइड कर रही है और आसान कर रही है अपने आप को भी अपनी स्टडी में ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है, क्या बताता है आपको ये,
क्या ये बताता है कि जेंडर एज इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, जेंडर इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट होता है? नहीं। सेक्स हमको बायोलॉजिकली मिलता है, जेंडर नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका नहीं होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए मैं ये पढ़ देता हूँ। लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। क्या जेंडर एक हेरेडिटी प्रतिभा है? नहीं। मैंने जब बता दिया आपको कि सेक्स हमको मिलता है बायोलॉजिकल और जेंडर हमको मिलता है सोशली, तो सीधा इसका आंसर होगा जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। लैंगिकता एक सामाजिक अवसर है और जबकि सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल है, ठीक है, इनहेरिटेड है। सेक्स आपको अपने माता पिता के जीन के हिसाब से मिलता है, एक्स वाई एक्स 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 वाई, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं तो ज़्यादा डिटेल में हमको यहाँ बताने की जरूरत है नहीं। तो जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम देख लेते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट accumulation system are some of the example of grading, coding, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके उदाहरण हैं? तो इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर सीट, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर 1 हम देखेंगे कि इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर सीट ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया का उदाहरण है क्या है ये चीज? नहीं। कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण, सिंबलाइजेशन सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, नहीं, इसका ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा कि स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के तरीके हैं। आलेख पत्र, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति, बिल्कुल नहीं। रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड के लिए ये चीजें नहीं है। ये रिपोर्ट कार्ड हालांकि हम बनाते हैं पर ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि हम क्या कर पाए कि अधिगम स्कोरिंग असेसमेंट ऑफ लर्नर्स कर पाए, लर्नर्स का हम असेसमेंट कर पाए कि क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, उस हिसाब से फिर हम उनको अगली क्लासेस पढ़वाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 15, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प द टीचर टू, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किस में सहायता करता है? क्या वो मेंटेनिंग द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर, ये हालांकि हम मेंटेन तो रिकॉर्ड करते हैं पर ये उनका मेन गोल नहीं है कि हमने मेंटेन करना है। कागज के टुकड़ों को मेंटेन करके आखिर क्या मिलेगा? वो उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य क्या है? इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, बस यही है। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशालीता, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, और इसका मूल्यांकन करके फिर हम अदर जब अगली क्लासेस पढ़ा रहे होंगे तो हम उसमें चेंजेस लाएंगे, ठीक है। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम, ये भी बिल्कुल नहीं है कि कक्षा में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाना, बिल्कुल नहीं करना है। हमने कैटेगराइज नहीं करना है कि ये बच्चे अच्छे, इनको ए सेक्शन में डालो, इनको बी में डालो, ये तरह की चीजें हमने नहीं करनी है। प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचर, बिल्कुल नहीं। मैंने फिर से आपको बता दिया कि मेन गोल कागज के टुकड़ों को मेंटेन करना नहीं है, असली मकसद है कि बच्चों को समझ आए चीजें और वो अपने जीवन में उनको उपयोग में लाएं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो बहुत सिंपल है, अगर आपने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा है तो सीधा इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, समता एवं समान अवसर, और ये थोड़ा कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे। इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें बात की गई है RPWD एक्ट के बारे में। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कब लाया गया था? तो जिसने पढ़ा है उसको पता है कि ये 2016 में लाया गया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको पढ़ने की जरूरत है, तो मैं अगेन आपको दोहरा देता हूँ। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हैज बीन इनेक्टेड इन द ईयर, दिव्यांग अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया था, ठीक है। सो 17 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत भिन्नताओं के साथ बच्चे शुड बी टॉट इन स्कूल हैविंग टीचर्स, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक क्या हो, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है टू टीच इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों को पढ़ा सके। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि
लेबलिंग नहीं करने हैं, बच्चों को उनके परफॉर्मेंस इसके हिसाब से बांटना नहीं है कि ए सेक्शन बी सेक्शन इस तरह के काम करने ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट दियर डाइवर्स लर्निंग नीडेड, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सब बच्चे अलग अलग टाइप के हैं, तो उनके जो क्या है ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी, अलग अलग बच्चों को अलग अलग पेडागोजी दिया जा सके उनके डाइवर्स लर्निंग के हिसाब से, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगेन ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षु, केवल विशिष्ट नहीं, ऐसा थोड़ी है कि जो जिनमें विशिष्ट भिन्न विविधताएं हैं उनको ही पढ़ाना, नहीं, जनरल चीज़ें भी, जनरल भी तो सब में डिफरेंसेस होते हैं ना, ऐसा कोई स्पेशल डिफरेंस ढूंढने की जरूरत है नहीं, ठीक है, केवल उन बच्चों के लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए पढ़ाने में जो क्या हो उपयुक्त हो। तो बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने पर प्रशिक्षित हो, ट्रेन टू मेक देम होमोजीनियस लर्नर, बिल्कुल नहीं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं खत्म करके सबको एक जैसा बनाने की कोशिश की जाए, नहीं, सब अलग अलग है तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान किया जाए, उनको रिकॉग्निशन दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखते हैं। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ठीक है, यानी कि आरटी एक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है, मतलब कि कौन सी क्लास के, सीधे सिंपल से है कि कौन सी क्लास के बच्चों की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये हो रही है 6 ईयर टू 18 ईयर के बालकों की बात। अब आपको ये वाला ऑप्शन भी लग रहा होगा, पर ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए 6 से 18 है और सामान्य बालकों के लिए 6 से 14 है, तो इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे दोहरा भी देता हूँ आपको, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 से 14 साल के बालक बालिकाओं के लिए जो कि कक्षा 1 से कक्षा 8 में पढ़ रहे होंगे उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है 6 से 14 वर्ष, ठीक है। पर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18 साल के लिए, इन्हें 2 साल यहाँ पे ज़्यादा दी जाएगी शिक्षा, फ्री और अनिवार्य। तो इसका राइट आंसर 6 to 18 ईयर, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, 6 to 14 वाले में कंफ्यूजन नहीं करना है, ये सामान्य बच्चों के लिए, ये डिसेबल बच्चों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखेंगे। प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्नर इम्प्लाइज, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? क्या इससे है कि यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसिडर्ड, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार के लिए है, या यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता के लिए है, या यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण के लिए है, या यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग अधिगम की सार्वभौमिक संरचना के लिए। तो राइट आंसर इज 4, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग के लिए ही उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल को क्या करना चाहिए, एक्सेसिबल फॉर्मेट में देना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डॉट 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 इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग, यानी कि स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डॉट डॉट में अंतर्निहित है। तो किस में अंतर्निहित है? क्या ये सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीकरण में निहित है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कॉग्निशन में निहित है? बिल्कुल कॉग्निशन में निहित है, एकोमोडेशन में नहीं है, पर ज़्यादा राइट आंसर इसका होगा मेटाकॉग्निशन में, ठीक है। मेटाकॉग्निशन क्या होता है कि कॉग्निशन यानी कि संज्ञान के प्रति भी संज्ञान, ठीक है, यानी कि अवेयरनेस से के प्रति भी अवेयरनेस, इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। कॉग्निशन के भी ऊपर के लेवल की बात है मेटाकॉग्निशन, ठीक है, कि जैसे सोचना है, हम सोच रहे हैं वो कॉग्निशन है, पर अगर हम इसी बारे में सोच रहे हैं कि हम कैसे सोच रहे हैं तो वो मेटाकॉग्निशन है। हम जागरूक हैं और हम इसके प्रति जागरूक हैं कि हम कैसे जागरूक हैं, इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर मेटाकॉग्निशन होगा, 21 का होगा 2। अगर आपको
चीज़ें डाउटफुल लग रही हैं, समझ नहीं आ रही हैं, तो थ्योरी क्लास आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, CDP की क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्लास पढ़ाई हुई है। ठीक है हमने, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्ट द रिसीविंग इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दियर एक्सपीरियंस इट इज कॉल्ड। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान है, इसको कहा जाता है कॉन्क्रीट थिंकिंग। ठीक है, 22 का 4 होगा। 23 का teaching learners at varying level of difficulty based on the ability of individual learner is known as। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर यही होगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। यानी कि टीचिंग लर्नर एट वेरिंग लेवल, अलग अलग है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। जैसे कि कोई पढ़ के सीखता है, कोई सुन के सीखता है, कोई लिख के सीखता है, तो उनके लिए कौन सा किया जाता है? उनके लिए किया जाता है विभेदी अनुदेशन। थोड़ा डिटेल में और मैं आपको इसको बता देता हूँ कि देखिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में हमने देखा था कि द चाइल्ड हैज़ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। सारे बच्चे में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसका राइट आंसर विभेदी अनुदेशन। तो विभेदी अनुदेशन क्या है कि बच्चों की इंडिविजुअल नीड का ख्याल रखना पड़ता है कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, हर एज ग्रुप का बच्चे के लिए आप सेम थोड़ी करोगे, 6 से 8 में अलग, 8 से 10 में अलग। तो इसको कहते हैं विभेदी अनुदेशन। ये जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो बच्चों की नीड, हर उम्र में उनकी नीड अलग होगी, इंटरेस्ट अलग होंगे, एटीट्यूड अलग होगा, एप्टीट्यूड अलग होगा। तो उसी एज ग्रुप के हिसाब से उनके इंडिविजुअल नीड का ध्यान रखते हुए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए, उनके नीड, ज़रूरतें, उनके रुचियों, उनके एटीट्यूड, ठीक है, और उनके एप्टीट्यूड, अधिक्षमता और अभिक्षमता, ठीक है, को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा? उनको टीच करवाया जाएगा। तो इसको कहते हैं विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बहुत आसान था। जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको थोड़ा टफ लगा होगा, बाकी इसमें कुछ था नहीं, अब आपको वो आसान ही लगेगा। 24 मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डॉट डॉट चरण का पूर्ववर्ती है। तो इसका है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, इसका आंसर है। ठीक है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिन्होंने थ्योरी क्लास पढ़ी हुई होगी। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। तो इसका मानना था कि इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये आपको सीधे याद ही रखना है कि जनजोग का यह मानना था कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन करके सिखा रहा है। अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेट ऑफ ए टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस। देखो, कोई बच्चे कुछ टास्क कर रहे हैं और वो गलत कर रहे हैं, तो टीचर उनको डांट नहीं रहा कि तुमने गलत कर दिया, वो उनको करके दिखा रहा है, सही करके दिखा रहा है कि ऐसा करना था। जैसे बच्चे कुछ, माना कि कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए दिया और बच्चे गलत कर रहे हैं, तो टीचर उनको ये नहीं बोल रहा कि तुम गलत करो, टीचर बोल रहा कि अच्छा मैं तुम्हें एक बार और करके बताता हूँ, और उनको सही करके बता रहा है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कहते हैं कि मॉडलिंग मेथड। इसको करेक्शन नहीं कहते हैं क्योंकि करेक्ट नहीं कर रहा है, ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर रहा है। ऑब्जर्वेशन होता है जब खड़े रह के उनका अवलोकन करो। और इसको इमिटेशन भी नहीं कहते हैं कि अपना अनुकरण नहीं, नकल नहीं करवा रहा है, वो उनका प्रतिरूपण करवा रहा है, मॉडल उनके सामने मॉडल रख रहा है, अपने आप को करते हुए एक तरह से मॉडल ही तो है वो, कि बच्चों को करके दिखा रहा है। तो इसको मॉडलिंग कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। यह व्यवहार क्या प्रदर्शित करता है? तो यह करता है कि सतर्कता, बच्चे क्या है? सतर्क हैं, चौकस नहीं। ठीक है, आउटगोइंग, निर्वर्तन और निरंकुश, ये सब चीजें नहीं है। इसका मतलब है कि बच्चे क्या हैं? विजिलेंट हैं, सतर्क हैं। एक बार और पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान है, वैसा इसमें कुछ है नहीं। इन डॉट डॉट थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेलुएट्स द ट्रूथ और लाइकहुड ऑफ स्टेटमेंट। एक समस्या सुधारक बच्चा डॉट डॉट डॉट, एक बच्चा जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डॉट डॉट विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो
सोचिए आप इसमें क्या हो सकता है, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करके ही तो समस्या का समाधान कर रहा होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा 4, इन लॉजिकल थिंकिंग अ चिल्ड्रन एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर द ट्रूथ और लाइक्लीहुड ऑफ स्टेटमेंट। जब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है, तार्किक चिंतन कर रहा है। सृजनात्मकता कब होता है, जब वो कुछ नई चीज सोच रहा होता है। यहाँ पे बस वो उसकी सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन कर रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है, अपने तार्किक आधार पे कर रहा है। ठीक है, जब कुछ नया क्रिएशन करना होता है, कुछ नई चीज सोचनी होती, तो उसमें फिर क्रिएटिव आता और एस्थेटिक तो सौंदर्यबोध यहाँ पे नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, the task in which the children get experience while enjoying themselves is known as, जिस दिए हुए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कंज्यूमर टाइप टास्क। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीसेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द simultaneous use of visual, auditory, tactile and sense of enhanced learning। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श, देख रहा है, सुन रहा है और स्पर्श कर रहा है, तो इसमें किन संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जा रहा है। तो सिंपल सा है कि फिजिकल है ना, दृश्य, श्रव्य और स्पर्श, यानी कि गतिबोधक, काइनेस्थेटिक। ठीक है, इसमें उसके फिजिकल चीजों का ज्यादा, देखो देख रहा है, श्रव्य कर रहा है, टच कर रहा है, यानी क्या है, फिजिकल है, काइनेस्थेटिक है। बहुत ही सिंपल था ये भी। ठीक है, तो इसमें हो गया, बस ये चीजें पढ़ने की हमें जरूरत है नहीं। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपके लिए और प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, क्लासेस आते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको लगता है कि ये किसी आपके मित्र, आपके दोस्त, आपकी सहेली के काम ये सेशन आ सकते हैं, उनको रिसोर्सेज आप उपलब्ध करवाना चाहते हैं, तो इसको जरूर आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट उपदेष्टा.com के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लास नोट वगैरह और अलग अलग चीज़ें मिलती रहती हैं, तो वहाँ पे आपको क्विज भी मिल जाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट भी वहाँ पे जल्दी ही हम प्रोवाइड कर देंगे। तो उपदेष्टा वेबसाइट और यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे जुड़ जाइएगा और क्लासेस को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट देते रहिए। इनको मॉक की तरह लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, कितने आंसर्स आपके सही गए। अभी हमारा ये नया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, रिसोर्सेज की हमारे पास भी थोड़ा कमी है, तो आप लोगों का एक शेयर हमको बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकता है। तो हमें आगे उन्नति करवाने में आप लोग छोटा सा कदम जरूर बढ़ाएं, बाकी आपकी मर्जी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।